गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक पर चर्चा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सतत और तेज आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई देशों में विकास कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था करने के लिए वित्त की आवश्यकताओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान जैसे विश्व बैंक, जिसको हम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD भी कहते हैं, और इसकी सहायक संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना हुई। तो आज हम विश्व बैंक के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में देखिए विकासशील और विकसित देश के विकास कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था करने वाली महत्वपूर्ण संस्था पुनर्निर्माण और विकास के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है IBRD है, जिसको हम विश्व बैंक भी कहते हैं। और ये जो संस्था है वो 25 दिसंबर 1944 को स्थापित की गई और जहां IMF का उद्देश्य BOP के असंतुलन के समंजन के लिए अल्पकालीन सहायता उपलब्ध कराना है, वहीं IBRD की स्थापना या विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य उपयुक्त शर्तों पर दीर्घकालीन सहायता को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक ने जून 1946 से कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके जो प्रमुख कार्य हैं विश्व बैंक के, सबसे पहला है उत्पादक उद्देश्यों के लिए पूंजी के निवेश को प्रेरित करके सदस्यों के क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और विकास में सहायता देना। दूसरा, गारंटी देकर अथवा निजी निवेशकों के ऋणों और अन्य निवेशों में भागीदारी से विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और उपयुक्त शर्तों पर निजी पूंजी न उपलब्ध होने की हालत में उत्पादक उद्देश्यों के लिए निजी निवेशों में अपने संसाधनों अथवा इसके द्वारा प्राप्त ऋणों के द्वारा वृद्धि करना। तीसरा है सदस्य देशों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशों को प्रोत्साहित करके उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास और भुगतान शेष के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देना। फिर इसके द्वारा ऋण देने अथवा अंतरराष्ट्रीय ऋणों के संबंध में गारंटी देने की व्यवस्था करना ताकि बड़े अथवा छोटे उपयोगी और आवश्यक प्रोजेक्टों की सहायता की जा सके। और IBRD के उपरोक्त जितने भी कार्य हैं यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह संस्था निजी विदेशी निवेश को प्रतिस्थापित नहीं करती, बल्कि इसमें पैदा करने और उत्साहित करने का प्रयत्न करती है। और इसके अतिरिक्त IMF और IBRD के कार्यों की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि उनके कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। पहला देखिए जो है, दोनों के सामने उद्देश्य सदस्य देशों की राष्ट्रीय आय और रहन सहन के स्तरों को ऊंचा उठाना है। दूसरा, दोनों का लक्ष्य विश्व व्यापार के संतुलित विकास को उत्साहित करना है। तीसरा, जहां IMF अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराता है, IBRD या विश्व बैंक दीर्घकालीन पूंजी को प्राप्त कराता है। IMF के सदस्य ही IBRD के भी सदस्य होते हैं। मेंबरशिप की अगर हम बात करें, और इस समय IMF की तरह विश्व बैंक की सदस्य संख्या 189 है और IBRD का संगठनात्मक ढांचा IMF जैसा ही है। इसमें गवर्नरों का बोर्ड, कार्यकारी निदेशक और एक अध्यक्ष होता है। देखते हैं बोरिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक को। विश्व बैंक मूल रूप से एक ऋण देने वाली संस्था है। यह अपने ऋण देने की क्रियाओं की वित्त व्यवस्था सदस्य देशों की जो सब्सक्राइब्ड पूंजी के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में अपने मध्यम अल्पकाल के ऋणों और करेंसी अदला बदली स्वैप समझौते से वित्त व्यवस्था करती है। और विश्व बैंक ने 2 नई ऋण लेने की व्यवस्थाओं का विकास किया है। इसमें केंद्रीय बैंक सुविधा और फ्लोटिंग रेट नोट्स शामिल है। पहली केंद्रीय बैंक जैसे स्रोतों से उधार लेने के लिए 1 वर्षीय अमेरिकी डॉलर प्रदान सुविधा है। 1970 के दशक से इन स्रोतों से विश्व बैंक द्वारा ऋण लेने का झुकाव घटता चला गया। दूसरी सुविधा का उद्देश्य बैंक को इस योग्य बनाना कि वह अपनी कोष संबंधी रणनीति के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और जो लैंडिंग एक्टिविटीज नेक्स्ट है, लैंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक की ऋण देने की जो क्रियाएं हैं। IBRD सदस्य देशों को जो ऋण देता है, सबसे पहले तो है कि इसकी अपनी निधियों में से ऋण देना होता है इसको। फिर सदस्य देश के बाजार में से पैदा की गई राशियों या
किसी अन्य ढंग से उधार ली गई राशियों में से ऋण देना होता है। फिर निजी निवेशकों द्वारा सामान्य निवेश के स्रोतों से प्राप्त ऋण पर आंशिक या पूर्णतया गारंटी देना, ये सब लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक से संबंधित है। और फिर इसके अलावा जो 1980 के दशक में देखिए विश्व बैंक ने सदस्य देशों के लिए कई सारी ऋण सुविधाएं चालू की। और सबसे पहला है उसमें संरचनात्मक समायोजन सुविधा और स्ट्रक्चरल, जिसको हम एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। आईबीआरडी ने यह सुविधा 1985 में ऋणी देशों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में घाटों को घटाने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए सहायता देने के लिए शुरू की थी। और एसएफएफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशियां विलास वस्तुओं और सैनिक आयातों को छोड़ अन्य वस्तुओं के आयात के लिए वित्त प्रदान करती है। फिर एक फैसिलिटी है इनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी ईएसएएफ, और यह सुविधा विश्व बैंक के द्वारा दिसंबर 1987 में निर्धन सदस्य देशों को रियायती निधियों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। फिर एक है विशेष कार्यवाही प्रोग्राम, स्पेशल एक्शन प्रोग्राम सैप, सदस्य देशों को वर्तमान आर्थिक वातावरण के साथ समंजन करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से आईबीआरडी ने 1983 में विशेष कार्यवाही प्रोग्राम सैप को शुरू किया। और फिर इसके अलावा है बी ऋण और निर्यात साख, बी लोन और एक्सपोर्ट क्रेडिट, बैंक के ऋण लेने वालों को सहायता करने और स्वीकृत शर्तों पर निजी पूंजी के प्रवाहों को बढ़ाने और स्थिर रखने के लिए कार्यकारी निर्देशकों ने जनवरी 1983 में सह सहायता उपकरणों के एक नए समूह को स्थापित किया। और बी ऋण पायलट कार्यक्रम इन्हीं उपकरणों से बना है। और ये सारा आपका है जो बैंक का जो सदस्य देशों को ऋण सुविधाएं जो विश्व बैंक ने दी है। अब अदर एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, वर्ल्ड बैंक को अगर हम देखें तो सदस्य देश में बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी ऋण क्रियाओं के अतिरिक्त बैंक बहुत से अन्य कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला तकनीकी सहायता। विश्व बैंक की क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण और मूल तत्व इसका सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देने से संबंधित कार्यक्रम है। आईबीआरडी की तकनीकी सहायता का संबंध प्रोजेक्टों के औचित्यों के अध्ययन, इंजीनियरिंग डिजाइनों, निर्माण निगरानी, उपचारात्मक और संस्थानिक अध्ययनों, प्रबंधकीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ है। फिर है अंतर संगठन सहयोग, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेशन। विश्व बैंक की एक महत्वपूर्ण क्रिया विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अनाज और कृषि संगठन एफएओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, फिर अंकटाड, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य करार गैट, यूएनडीपी, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईफेड, एशिया विकास बैंक एडीबी, फिर आईएफसी, फिर अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ इत्यादि में सहयोग को बढ़ाना है। विश्व बैंक ने अपने औपचारिक अंतर संगठन समझौतों के आधार पर इन संस्थाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से संबंधित। विश्व बैंक ने 1956 में कम विकसित देशों के वरिष्ठ सीनियर अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्टाफ कॉलेज की स्थापना की है और भी बहुत सारे कार्यक्रम ये प्रशिक्षण से संबंधित भी चलाता है। फिर एक है आर्थिक शोध और अध्ययन से संबंधित। देखिए इस विश्व बैंक के प्रशासनिक बजट का लगभग 3% भाग आर्थिक और सामाजिक शोध पर खर्च किया जाता है। फिर क्रियाओं का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेशन से संबंधित है। ऋण लेने वालों को उनके बैंक की सहायता से चलाए गए प्रोजेक्ट के बाद के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए आईबीआरडी ने क्रिया मूल्यांकन विभाग ओईडी को स्थापित किया है। ओईडी स्टाफ सदस्य देशों के अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न प्रोजेक्टों के कार्यकरण का ऑडिट करता है। फिर है निवेश संबंधी झगड़ों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट। सदस्य देश और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश से संबंधित झगड़े का निपटारा करने के लिए विश्व बैंक ने मशीनरी तैयार की है। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। आईबीआरडी ने सदस्य देशों में कई जटिल आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करके सदस्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए काम किया है। अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक के कार्यकरण का अगर हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें
तो या क्रिटिकल अप्रेजल करें वर्ल्ड ऑफ द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, इसने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रसार और स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरंभ के वर्षों में इसने पश्चिम यूरोप के देशों की युद्ध के कारण नष्ट अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में एक बड़े ढंग से सहायता की। तब से विश्व बैंक सदस्य देशों की न केवल भुगतान शेष के समंजनों के लिए तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने, परंतु मूलभूत ढांचे की सुविधा को पैदा करने, मूल और भारी उद्योगों के विकास, श्रम की कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना और सदस्य देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के कार्य में लगा हुआ है। जून 1992 के अंत तक विश्व बैंक ने 21% से अधिक ऋण ऊर्जा के विकास, 19% सहायता परिवहन और संचार के विकास और 18% सहायता कृषि के विकास के लिए प्रदान की थी। बाकी ऋण सहायता इसने विकास, वित्त व्यवस्था संस्थानों की स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिकता, जनसंख्या, शहरी विकास, पर्यटन, जलापूर्ति और निकास के प्रोजेक्टों के लिए सदस्य देशों को उपलब्ध कराई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्व बैंक अपनी साख क्रियाओं से ऋण लेने वाले देशों के अर्थव्यवस्थाओं के पूर्ण विकास के लिए बहुत उपयोगी योगदान कर रहा है। और विश्व बैंक ने आईडीए, आईएफसी, एडीबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को पैदा करने और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में भी सहायता की है। ये संस्थाएं विकासशील देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लगातार विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। और इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी विश्व बैंक के कार्यकरणों की कुछ कारणों से आलोचना की जाती है। तो वो भी देख लेते हैं हम कि सबसे पहला तो है कि इसकी जो सहायता है वो अपर्याप्त है, इसका प्रवाह जो है सहायता का वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट एड फ्लो जिसको हम कहते हैं। और ये देखिए, विश्व बैंक और इसकी सहायक वित्तीय संस्थाओं ने अपनी पूंजी संसाधनों और उधार की क्रियाओं में पिछले कुछ दशकों में काफी विस्तार किया, परंतु विश्व बैंक फिर भी संसार के कम विकसित क्षेत्रों में वृद्धि का प्रभावपूर्ण एजेंट नहीं बन सका है। फिर ऊंची ब्याज दर रही है इसकी उधार देने की। विश्व बैंक के ऋणों के विरुद्ध एक मुख्य आपत्ति है यह, और कि ऋणों पर ब्याज की दर काफी ऊंची है। फिर ऋणों की पुनः भुगतान क्षमता के संबंध में शर्त अगर हम देखें तो कंडीशन कंसर्निंग रिपेमेंट कैपेसिटी, विश्व बैंक का ऋण लेने वाला देश की पुनः भुगतान क्षमता की शर्त पर अड़ा रहना रूढ़िवादी, मनमाना और बुद्धिमत्ता पूर्ण जो है नहीं है। और फिर ऋण देने की दोषपूर्ण क्रियाएं, फॉल्टी लैंडिंग ऑपरेशंस हैं इसके। विश्व बैंक की स्थापना के समय से ही विश्व बैंक की ऋण देने संबंधी क्रियाएं प्रमुख रूप में मूलभूत ढांचे को पैदा करने के लिए न कि कृषि, उद्योग और खनन के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष उत्पादक प्रोजेक्टों के लिए रही है। तो निसंदेह मूलभूत ढांचे का दीर्घकालीन विकास में बहुत महत्व होता है, परंतु उद्योग, खनन, कृषि और निर्माण क्षेत्र में विशिष्ट प्रोजेक्टों को कुछ ऊंची प्राथमिकता देने से कम विकसित ऋण लेने वाले देश में वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त की जा सकती थी, जो विश्व बैंक ने नहीं किया। फिर ऋणों का असमान और भेदभावपूर्ण क्षेत्रीय वितरण है, इनइक्विटेबल एंड डिस्क्रिमिनेटरी रीजनल एलोकेशन ऑफ लोन्स जिसे हम कहते हैं। विश्व बैंक को क्षेत्रों के दृष्टिकोण से सहायता के प्रवाह की असमान और भेदभावपूर्ण होने के आधारों पर आलोचना की गई है। फिर कठोर शर्त बंधिता नियम, स्टिफ कंडीशनैलिटी क्लॉज है इसके। 1980 के दशक के मध्य से जब संरचनात्मक समायोजन सुविधा SAF और विस्तृत संरचनात्मक समायोजन सुविधा ESAF की शुरू की गई, तो ऋण लेने वाले देशों पर IMF और विश्व बैंक के द्वारा कठोर शर्तबद्धता नियमों को लागू किया गया। ये शर्तें मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बजट सुधारों, ऋण प्रबंधन में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश से संबंधित नीतियां, सार्वजनिक उद्यमों की कीमतों की नीतियां और सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन इत्यादि से संबंधित है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोजेक्टों का चयन की दोषपूर्ण विधि है, फॉल्टी प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। विश्व बैंक प्रमुख रूप से प्रोजेक्ट सहायता प्रदान करता है। सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट के चयन और मूल्यांकन का ढंग बहुत ही कठोर और थकाने वाला है। फिर ऋण योग्यता मापदंड, क्रेडिट वर्दीनेस क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो विश्व बैंक की उधार देने की क्रियाओं की इस आधार पर भी
लेने वाले देश आलोचना करते हैं कि बैंक ऋण योग्यता के मापदंड को कठोरता से लागू करता है। फिर राजनीतिक पूर्व भावना, पॉलिटिकल बायस भी है। विश्व बैंक बैंक की उधार देने की क्रियाओं के विरुद्ध ये बहुत गंभीर आपत्ति है कि यह राजनीतिक पूर्व भावना है। विश्व बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं से सहायता के प्रवाह का प्रमुख भाग आमतौर पर ऐसे देशों की ओर गया है जिनका राजनीतिक गठजोड़ विशेष रूप से अमेरिका और सामान्य रूप से पश्चिम देशों के साथ है। फिर ड्राइंग अप ऑफ कंसेशनल असिस्टेंस, रियायती सहायता का सूखना, ये भी एक आलोचना का बिंदु है। आईडीए विश्व बैंक के नर्म ऋण खिड़की है और चीन, पूर्वी यूरोप के देश और पूर्व सोवियत संघ के देशों के द्वारा ये रियायती सहायता की मांग बढ़ जाने से निर्म ऋण की सुविधा में संकुचन हो रहा है। फिर निर्धनता और असमानता में वृद्धि भी देखने को मिली है। देयर हैज बीन एग्रीवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्पैरिटी, और ये माना गया है कि विश्व बैंक निर्धनता को कम करने और असमानता को घटाने के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, परंतु आलोचकों ने इस पर दोष लगाया कि इसने धनी नॉर्थ और निर्धन दक्षिण साउथ में आर्थिक अंतरों को बढ़ा दिया है। फिर आवश्यकता से अधिक स्टाफ और अपव्ययी संस्था, इससे संबंधित भी आलोचना की जाती है। द स्टाफ इज ओवर स्टाफ्ड है और एक्स्ट्रावेगेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसके। और तो इन सब मामलों में विश्व बैंक की आलोचना की जाती है। थैंक यू।